प्यार की कहानियां। तीसरा साथी। मैंने अपनी कपड़ों की अलमारी खोलकर उसमें से छोटे छोटे सफेद फूलों वाली नीली साड़ी निकाली। हालांकि गुलाबी मेरा सबसे मनपसंद रंग था, मैंने नीला रंग ही चुन लिया। शीशे के सामने बैठकर मैं सोचने लगी कि मुझे लिपस्टिक लगानी चाहिए थी कि नहीं। मैं लिपस्टिक को हाथ में थामे कुछ समय तक सोचती रही। मैंने बहुत ही हल्की सी लिपस्टिक अपने होठों पर लगा ही ली। जब मैं बाहर आई तो कार पार्किंग में अपनी पड़ोसन श्रीमती दास को उनकी 4 बरस की बेटी के साथ देखकर मैं थोड़ी सी घबरा गई। मैं अपनी कार में बैठ गई और उनके सामने से निकल गई। श्रीमती दास मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में मुझे सिर्फ सहानुभूति ही दिखी। मुझे उस समय कुछ अच्छा लगा। गाड़ी चलाते समय मैं थोड़ी सी तनाव में थी। मैं जीवन में पहली बार रॉबी सक्सेना से मिलने जा रही थी और मुझे यकीन था कि वो भी निश्चय ही घबराया हुआ होगा। मैं निर्धारित कॉफी शॉप पर ठीक समय 11 बजे पहुंच गई। मैं हमेशा की तरह हर जगह ठीक समय पहुंच जाती हूँ। हमारा टेबल पहले से ही बुक किया जा चुका था। मैंने वहां खड़े एक कर्मचारी से मिस्टर और मिसेज रॉबी सक्सेना के नाम पर बुक किए गए टेबल के बारे में पूछा। वो अटेंडेंट एक बूढ़ा था जिसकी फ्रेंच कट दाढ़ी थी। वो मुझे हमारे टेबल तक ले गया। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई। मैंने अपनी बाईं तरफ की दीवार पर लगे आईने में खुद को देखा। मैंने खुद को बहुत ही संभाल कर रखा था, जो मेरे रूप में दिख रहा था। मैंने घड़ी देखी, 11:15 का समय हो गया था। मुझे कुछ चिढ़ सी होने लगी, लेकिन मैं फिर भी शांति रही। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, तभी रॉबी अंदर आ गया। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। जब वो मेरे पास पहुंचा, मैंने खड़े होकर उससे हाथ मिलाया और उसको मुस्कुराकर हेलो कहा। मैं जानती थी कि हम दोनों के चेहरों पर ही नकली मुस्कानें थी। मुझे और उसको दोनों ही असहज महसूस हो रहा था। हम दोनों बैठ गए तो वो अटेंडेंट मेनू कार्ड दे गया। मैंने सिर्फ एक कॉफी का ऑर्डर दिया। रॉबी कुछ और मंगाना चाहता था, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा और फिर उसके लिए भी कॉफी का ऑर्डर ही दे दिया। ऑर्डर लेकर वेटर चला गया। हमारी बातचीत शुरू नहीं हुई। मैंने दूर बैठे एक बूढ़े पति पत्नी को देखा। न जाने क्यों मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। रॉबी ने भी उनकी तरफ देखा। आखिर उसने कहा, आई एम सॉरी। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। मैंने उसकी बात सुनी नहीं थी, इसलिए मैंने कहा, माफ करना, मैंने सुना नहीं, क्या कहा? मैंने कहा कि आई एम सॉरी, मैं जानता हूं कि तुम इस समय किस दर्द को महसूस कर रही हो। रॉबी ने कहा। मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और मैंने भी कह दिया, आई एम सॉरी टू। रॉबी ने सर हिलाकर सहमति दिखाई, लेकिन कहा कुछ भी नहीं। तभी वेटर आकर हमारी कॉफी हमारे सामने रख गया। रॉबी ने मेरी साड़ी की तरफ देखकर कहा, बहुत अच्छा रंग है। मैंने कहा, अभय को ये रंग पसंद था। मैं जानता हूं। रॉबी कुछ याद करते हुए मुस्कुराया और फिर बोला, हाँ, ये उसका मनपसंद रंग था। मैं जानती थी कि अभय को भी नीला रंग बहुत अधिक पसंद था। रॉबी ने कहा, अभय हमेशा ही कहता था कि तुम नीले रंग के कपड़ों में बहुत सुंदर दिखती हो। मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे साथ वो मेरे बारे में बात करता था? रॉबी ने कहा, हाँ हाँ, हमेशा ही वो तुम्हारी बातें करता था, बहुत बार बताता था तुम्हारे बारे में। मेरी आंखें नम हो गई और मेरा मन रोने को करने लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। मैं रॉबी को यह नहीं दिखाना चाहती थी कि मैं कमजोर थी। मैंने कॉफी के कप की तरफ देखकर कहा,
मैंने अभय की डायरी पढ़ी है तो मुझे मालूम चला कि रॉबी ने फिर से सर हिला दिया। मैंने आगे कहना शुरू किया। उसके दफ्तर की सभी चीजें मुझे पिछले हफ्ते भेज दी गई थी। टेरेसा सब कुछ लेकर मेरे घर आई थी। टेरेसा उसकी सेक्रेटरी है। रॉबी ने कहा, मैं टेरेसा को जानता हूं। मैंने हैरान होकर रॉबी की तरफ देखकर कहा, और क्या टेरेसा भी तुमको जानती है? मेरा मतलब, हाँ, वो जानती है कि मैं अभय का दोस्त था। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। रॉबी अपनी कॉफी पीने लगा। मैंने उसकी उंगली में मेरी उंगली में पहनी हुई अंगूठी जैसी ही अंगूठी देखी। तुम्हारे लिए भी काफी कठिन हुआ होगा, मैंने कह तो दिया, लेकिन मैं खुद भी हैरान हुई कि मैंने वो कह दिया था। मैं सोचने लगी कि मेरे सामने बैठा हुआ आदमी उसी स्थिति में था जिस स्थिति में मैं थी। रॉबी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो बोला, हाँ, कठिन तो बहुत है मेरे लिए, लेकिन मैं फिर भी सब ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सब कुछ कितना अच्छा था। मैंने रॉबी की आंखों के नीचे काले घेरे देखे। वो सुंदर तो बहुत था, लेकिन उस समय बहुत ही तनाव में दिख रहा था। मैं दिन भर अभय को फोन करने की कोशिश करता रहा था, लेकिन वो फोन उठा ही नहीं रहा था। मैं हैरान था, क्योंकि वैसा पहले तो कभी नहीं हुआ था। फिर मैंने उसके दफ्तर में फोन किया तो मुझे टेरेसा ने एक्सीडेंट के बारे में बताया। वो अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो असफल हो रहा था। मैं उसको आखिरी बार देखना चाहता था, सिर्फ एक बार। वो आगे नहीं बोल सका। मुझे रॉबी को देखकर दुख होने लगा। मैंने मुड़कर उस बूढ़े पति पत्नी के मेज की तरफ देखा, लेकिन वो लोग जा चुके थे। मैंने भी अपने आंसू अपने रुमाल से साफ कर लिए। रॉबी ने भी खुद को नियंत्रित कर लिया था। हमारे बीच में एक बार फिर से चुप्पी छा गई। करीब 5 मिनट के बाद रॉबी ने कहा, मुझे अब जाना होगा, मेरी कुछ मीटिंग है। कुछ देर के बाद हम दोनों कॉफी शॉप से बाहर आ गए। मैं उससे हर विषय पर बात करनी चाहती थी, लेकिन मेरे मुंह से शब्द ही बाहर नहीं आ रहे थे। शायद मैं घबरा रही थी, क्योंकि वो हमारी पहली मुलाकात थी। घर वापस जाते समय मैं सिर्फ रॉबी के बारे में ही सोच रही थी। मेरे दिमाग में बहुत से प्रश्न उठ रहे थे। क्या सच में उसका दोष था, या फिर अभय का दोष था, या फिर मेरा दोष था, जिसने कभी शक ही नहीं किया कि उसके पति का कहीं और भी संबंध है। मैंने अचानक की कार अपनी बड़ी बहन विजया के घर की तरफ मोड़ दी। वही एक इंसान थी जिससे मैं उस समय बात कर सकती थी। वो मुझसे 5 वर्ष बड़ी थी, लेकिन उसने शादी नहीं की थी। वो बहुत ही सुंदर थी। उसकी सलाह हमेशा ही मेरे बहुत काम की होती थी। वो घर पर ही थी। मुझे उसको देखकर बहुत राहत महसूस हुई। मुझे देखते ही मेरी बहन का पहला प्रश्न था, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, हाँ, बस तुमसे मिलने चली आई। ओह, अच्छा अच्छा, तुम बैठो, मैं कॉफी बना लाती हूँ। वो ये कहकर रसोई में चली गई। मैं अभय की डायरी को हाथ में लिए सोफे पर बैठ गई। कुछ देर के बाद मुझे कॉफी का कप देते हुए मेरी बहन ने फिर कहा, क्या हुआ है, तुम चिंतित दिख रही हो? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, दीदी, एक बात है जो मैंने आपको अभी तक बताई नहीं है। तो बताओ बताओ, क्या अभय के बारे में है? पिछले हफ्ते मुझे अभय के सामान में उसकी डायरी मिली। ये डायरी उसकी सेक्रेटरी उसका सामान घर पर ही दे गई थी। और तुमने उसकी डायरी पढ़ ली? हाँ, क्यों नहीं, मेरे पति की डायरी है, मेरा अधिकार है दीदी। तुम ऐसा सोचती हो? अच्छा बताओ, क्या है डायरी में? कैसे बताऊं दीदी, अभय वो मुझे धोखा दे रहा था। इतने वर्षों से मुझे धोखा दे रहा था। उसका संबंध था, वो भी एक मर्द के साथ। दीदी, उसका संबंध एक पुरुष के साथ था। मैं जोर जोर से रोने लगी। दीदी को मेरी बात में कुछ भी हैरानी वाला नहीं लगा। वो उठकर खिड़की के पास चली गई और वहां गमले में लगे एक पौधे की पत्तियों से खेलने लगी, जैसे कि मेरी बात का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं हुआ था।
मैंने कहा, दीदी क्या आपको इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है? मुझ में और मेरी बड़ी बहन में बस यही फर्क था। वो चीजों को बहुत ही सहजता से लेती थी और सोच विचार कर विश्लेषण करती थी, लेकिन कभी चिंतित नहीं होती थी। मेरे पास उसके जितना धैर्य नहीं था। मैं कुछ जल्दी ही बोल देती हूँ सब कुछ, शायद बिना सोचे ही। लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि वो मेरी दुखद स्थिति में कम से कम मेरे पक्ष में बात करेगी। वो सोफे पर बैठ गई और फिर मेरी तरफ देखकर बोली, देखो, मैं जानती हूँ कि तेरे लिए कठिन है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अभय का किसी और से संबंध होगा, वो भी एक पुरुष के साथ। तुम इस बारे में क्या सोचती हो? अब सब कुछ साफ साफ कहो। मैंने दीदी को अपनी रॉबी सक्सेना के साथ हुई कॉफी शॉप की मुलाकात के बारे में बता दिया। वो थोड़ी सी हैरान तो हुई, लेकिन फिर बोली, क्या रॉबी ने अभय के बारे में कुछ कहा था? नहीं दीदी, हम दोनों ही एक दूसरे के सामने बैठे घबराए हुए थे। ज्यादा बातचीत तो नहीं हो पाई। आखिर पहली मुलाकात जो थी वो। दीदी ने हैरान होकर कहा, और तुम उसको फिर से मिलना चाहती हो? हाँ दीदी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पति ने उस आदमी को क्यों चुना था और मेरी पीठ के पीछे उसके साथ शारीरिक संबंध क्यों बनाया था। उस रॉबी में ऐसी क्या खास बात है कि एक मर्द ही उसका दीवाना हो गया? अगर रॉबी की जगह कोई औरत होती तो मैं शायद इतनी रुचि नहीं दिखाती, लेकिन मेरे पति ने एक मर्द को चुना था और मुझे इतने वर्षों तक कुछ मालूम ही नहीं चला। विजया दीदी मेरी बात को सुनकर फिर से हैरान हो गई। वो मेरे बिल्कुल पास आकर बैठ गई और उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो बोली, हम सबका एक दूसरा पक्ष भी होता है, लेकिन हम उस दूसरे पक्ष को लोगों को दिखाते नहीं हैं। मैं खुश हूँ शर्मिला, मेरी बहन, कि तुमने उस रॉबी नाम के आदमी को और अधिक जानने का निर्णय लिया है। शायद उसको मिलने के बाद और जानने के बाद तुम अभय को माफ कर दो। उस शाम को घर वापस आते समय कार में मैं पूरे रास्ते जो कुछ विजया दीदी ने कहा था उसके बारे में ही सोचती रही। ठीक ही तो कहा था उन्होंने। मैं रॉबी से फिर से मिलने के बारे में सोचने लगी। दिसंबर का महीना था और रातें बहुत ठंडी हो गई थी। अभय की यादों के कारण मेरे लिए रातें बिताना और भी मुश्किल हो गया था। मुझे उस रात को वो समय याद आने लगा जब हमारी मुलाकात हुई थी। 20 बरस पहले वो पहली नजर का प्यार ही था हम दोनों में। हम अभय के चाचा की लड़की की शादी में मिले था। दीदी को भी अभय बहुत पसंद आया था। दीदी ने ही हमारी शादी की बात चलाई थी और फिर 6 महीने में ही मेरी और अभय की शादी भी हो गई थी। अभय उस समय एक बहुत बड़ी कंपनी के बिक्री विभाग का मैनेजर था। मुझे नौकरी में ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन मैं भी खाली नहीं बैठती थी। शादी के बाद मैंने सेंट जोसेफ कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी कर ली थी। मैंने यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र में स्वर्ण पदक जीता था, इसीलिए दीदी ने ही मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं अपने ज्ञान का सही प्रयोग करूं। उनके कहने पर ही मैंने वो नौकरी करनी शुरू की थी। अभय चाहता था कि मैं आगे पीएचडी कर लूं, लेकिन मैं उसके लिए तैयार नहीं थी। मुझे कॉलेज में पढ़ाना अच्छा लगने लगा था। कुछ ही दिनों में वह प्रोफेसर हो गई और लोग मुझे प्रोफेसर राठौड़ कहने लगे। अच्छा लगता था। अभय भी खुश था मेरी तरक्की देखकर। मेरी दीदी तो बहुत ही खुश थी। मैं विजया दीदी और अभय दोनों से ही बहुत प्यार करती थी। वो दोनों ही शायद मुझे सबसे अधिक समझते थे। बचपन से ही दीदी मुझे बहुत प्यार करती थी और मैं तो जैसे उनकी छाया ही बन गई थी। लेकिन मैं कभी भी दीदी की तरह निर्णय नहीं ले पाती थी। अभय हमेशा मुझे भावुक मूर्ख कहकर चिढ़ाता था। अभय कहता था कि मैं दिमाग से नहीं दिल से सोचती थी। उस रात को भी मैं सोच रही थी कि रॉबी से मिलने का निर्णय मेरे दिल ने लिया था कि मेरे दिमाग ने, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरा निर्णय सही था। अगली सुबह मैंने रॉबी को फोन किया, लेकिन फोन की घंटी बजते ही मैं रुक गई। वो मेरे जीवन में एक बाहरी आदमी था और मैं अभय की पत्नी थी। वो तो कुछ भी नहीं था। उसने मुझे फोन करना चाहिए था। यही सोचकर मैंने फोन रख दिया। क्या उसको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए था कि उसने एक शादीशुदा मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाया था? 2 दिन बीत गए और मेरी उत्सुकता और चिंता बढ़ती ही गई। आखिर मैंने उसको फोन करने का निश्चय कर ही लिया। लेकिन अचानक ही
रॉबी का फोन आ गया। हेलो मिसेस राठौर, मैं रॉबी। मैं कुछ देर तक चुप रही, ऐसे जैसे कि मैं उसको दिखाना चाहती थी कि मैं कुछ थी और वो कुछ भी नहीं था। फिर मैंने कुछ देर के बाद कहा, ओ रॉबी, हाँ हाँ याद आया, पिछले हफ्ते मिले थे ना हम। हाँ, मैं अभय की पत्नी बोल रही। जी हाँ, मैं अभय का। वो रुक गया। तुम अभय के क्या, उसकी रखैल थे और क्या? मैं ये कहना चाहती थी लेकिन मैं कह नहीं पाई। मैंने खुद को संभाल कर कहा, हाँ बोलो रॉबी, क्या कर सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए? पिछली बार हमारे बीच ज्यादा बातें नहीं हो पाई। हम दोनों ही शायद बहुत घबराए हुए थे। मैं तो बहुत बातें करना चाहता था। मेरा मतलब, अगर आपको असुविधा ना हो तो क्या हम। उसने मुझे उसके अपार्टमेंट पर ही आमंत्रित किया, लेकिन मैंने मन नहीं बनाया था कि मैं उसको मिलना चाहती थी कि नहीं। आखिर मैंने उसको हाँ कर ही दी। मैं सोचने लगी कि उसको मिलने के बाद मैं उसके साथ क्या क्या बातें करूंगी। मैं पूरी तैयारी के साथ जाना चाहती थी। मैं अगले दिन ठीक समय पर उसके घर पहुंच गई। जब उसने मेरे लिए दरवाजा खोला, वो मुस्कुरा रहा था। उसने सफेद शर्ट और नीली जीन्स पहन रखे थे और वो बहुत सुंदर दिख रहा था। उसका घर छोटा सा था लेकिन बहुत गर्म था। वो मुझे बैठाकर अंदर के कमरे में चला गया। मैं उसके घर की सजावट को देखने लगी। बहुत ही सुंदर सजावट थी और सभी चीजें मुझे अच्छी लगी। घर बिल्कुल साफ सुथरा था। मैंने देखा कि उसके घर के पर्दे वही थे जो अभय की पसंद के थे। पिछले साल अभय ने हमारे घर के लिए भी वही पर्दे खरीदे थे। कुछ ही देर में अभय कॉफी की ट्रे लेकर आ गया। आपको ये पर्दे अच्छे लगे? अभय को पसंद थे ये। उसने मुझे कॉफी और केक काटकर केक का एक बड़ा सा टुकड़ा एक प्लेट में दिया। आपको ये केक अच्छा लगता है ना? अभय ने मुझे बताया था। मैंने हैरानी से पूछा, क्या अभय तुमको मेरे बारे में सब कुछ बता देता था? हाँ, लगभग सब कुछ ही। मैं भी आपको मन ही मन बहुत पसंद करता था और प्यार करता था। मुझे लगा कि रॉबी ने वो बात दिल से कही थी, क्योंकि उसकी आवाज में जरा भी ईर्ष्या नहीं थी। उसकी मुस्कान में भी पूरी ईमानदारी थी। वो एक डिजाइनर था। उसने मुझे उसकी एल्बम दिखाई जिसमें बहुत सुंदर सुंदर घरों की तस्वीरें थी। मैं तो उससे कुछ और ही पूछने आई थी कि उसका और अभय का संबंध कब शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था और मैं रॉबी की चीजों को देख रही थी। तभी मैंने अचानक ही उसको पूछ लिया, तुम्हारा और अभय का चक्कर कब शुरू हुआ था? वो एक बच्चे की तरह ही बताने लगा। 5 वर्ष पहले मेरी और अभय की मुलाकात दिल्ली में एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में हुई थी। हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब हम मुंबई आ गए तो भी हम मिलते रहे। हमारी रुचियां भी एक सी थी और हमको एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा था। लेकिन शुरू शुरू में प्यार व्यार कुछ नहीं था। क्या अभय जानता था कि तुम्हारे मन में क्या था? मेरे मन में कुछ था ही नहीं तो वो जानता कैसे? लेकिन तुमने उसको समलिंगी क्यों बना दिया? वो एक औरत का पति था, मेरा पति था। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसको भी अफसोस हुआ और उसने मुझे एक गिलास पानी दे दिया और कहा, मैंने उसको समलैंगिक संबंध के लिए नहीं कहा था। हम किसी को कुछ बना नहीं सकते। पुरुष को पुरुष पसंद आता है और औरत को औरत पसंद आती है तो ये जन्म से ही होता है और ये भावना अंदर ही होती है। कोई किसी को कुछ बनाता नहीं है। तुम कहना चाहते हो कि मेरा पति शुरू से ही समलिंगी था और उसको पुरुष पसंद थे? हम 18 बरस से शादीशुदा थे। हम बहुत खुश थे। अचानक उसको पुरुष की चाह क्यों होने लगी? अचानक ही रॉबी ने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और मेरी आंखों में देखकर कहने लगा, मैं जानता हूं कि तुम्हारा पति अभय तुम्हारे साथ बहुत खुश था। उसने मुझे जाने कितनी बार कहा था कि वो तुमको बहुत प्यार करता था। हालांकि हमारा भी संबंध हो गया था, लेकिन वो मुझे उतना प्यार नहीं करता था जितना वो तुमको करता था। मुझे थोड़ी सी राहत महसूस हुई। मैं नहीं जानती थी कि क्या वो सत्य था, लेकिन मुझे उस समय किसी की जरूरत थी जो मुझे वो सब कुछ बताए, और वो काम रॉबी बखूबी कर रहा था। उसने मेरे हाथों को और भी नरमी से पकड़ते हुए कहा, लेकिन अभय का भी अपना अतीत था। उसको भी दोनों लड़के और लड़कियां अच्छे लगते थे, उसके युवा दिनों से ही। ये सुनकर मैं खंडित हो गई।
मेरे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई। मैंने रॉबी की आंखों में देखा तो पाया कि उसकी आंखों में भी आंसू थे। वो मुझे समझ रहा था। मेरा दिल तब भी बहुत तेज धड़क रहा था। मैं समझता हूं कि तुम क्या महसूस कर रही हो। मुझे तुमको ये नहीं बताना चाहिए था शायद, लेकिन मैं सब कुछ साफ करना चाहता था। इस समाज में कुछ लोग जन्म से ही ऐसे होते हैं, जिनको अपनी तरह के लोग अच्छे लगते हैं। मेरा मतलब लड़के को लड़का और लड़की को लड़की है। फिर चाहे उनकी शादी विपरीत लिंग के साथी से करवा दी जाए, वो बदलते नहीं हैं। मेरी तरह के लोगों का भी दिल होता है और हमारी भी भावनाएं हैं। हम भी प्यार चाहते हैं। तुमसे शादी के बाद अभय बदल गया था और इतने वर्ष तक एक अच्छे पति की तरह तुम्हारे साथ रहा, और उसने कभी भी तुमको धोखा नहीं दिया। इस बार मैं खुद को रोक नहीं सकी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद उसने मुझे धोखा दिया रॉबी। रॉबी ने आखिर कहा, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो एक क्षण में नहीं हुआ था, बहुत धीरे धीरे प्यार हुआ था। लेकिन मैडम, वो हमेशा ही आपको मुझसे अधिक प्यार करता था। हाँ हाँ, मैंने उसकी डायरी में पढ़ा है कि उसके लिए कौन कितना महत्वपूर्ण था। मैंने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। वो बोला, मैंने भी वो डायरी पढ़ी है। उसने मेरी और उसकी मुलाकातों के बारे में तारीखों के साथ लिखा है। लेकिन मैं उसके लिए सिर्फ मुलाकात ही था, लेकिन वो तुम्हारे जीवन का अंग था। तुम हमेशा उसके मन में थी और हमेशा उसके सबसे करीब थी। मैं हैरान होकर उसको देखने लगी। मैंने इस तरफ ध्यान तो दिया ही नहीं था कि उस डायरी में रॉबी का नाम सिर्फ कुछ पन्नों में ही था, बाकी सब जगह तो मेरा ही नाम था। मुझे अचानक ही न जाने क्यों रॉबी पर दया आने लगी। वो फिर से बोलने लगा, अभय की मृत्यु हम दोनों के लिए ही बहुत बड़ी क्षति है। तुम्हारे पास उसके साथ बिताए गए 18 वर्षों की यादें हैं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ कुछ मुलाकातों की यादें ही हैं। इस बार मैंने उसको एक गिलास पानी दिया और उसने पानी पी लिया। कुछ देर तक हम दोनों चुप बैठे रहे। हमारे बीच में तनाव नहीं था। तभी मैंने उठकर कहा, मुझे अब चलना चाहिए। क्या मैं आपकी ये एल्बम अपने साथ ले जा सकती हूँ? मैंने आपका पोर्टफोलियो ठीक से देखा नहीं है। उसने खुशी खुशी अपने डिजाइन वाली एल्बम मुझे दे दी। वो नहीं जानता था कि मैंने वो एल्बम इसलिए ली थी ताकि उस एल्बम को लौटाने के बहाने उससे एक बार फिर से मिल सकूंगी। अगले एक हफ्ते में मैंने कई बार रॉबी की एल्बम को देखा। एक दिन मुझे आखिरी के पन्नों में एक फोटो दिखी। वो फोटो एक फोटो के पीछे छिपी हुई थी। उस फोटो में अभय और रॉबी नजदीक नजदीक एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। अभय का हाथ रॉबी के कंधे पर था। उस फोटो में दोनों बहुत खुश दिख रहे थे, लेकिन वो दोनों शायद ये भूल गए थे कि उन दोनों के बीच की जगह मेरी थी। तभी मुझे रॉबी के शब्द याद आ गए, मैडम, अभय आपको बहुत प्यार करता था। लेकिन शायद सिर्फ अभय ही जानता था कि वो किसको ज्यादा प्यार करता था। मुझे लगा कि मैं जीत गई थी, क्योंकि रॉबी के अनुसार अभय मुझे ज्यादा प्यार करता था। मैंने स्वीकार कर लिया कि वो तीसरा आदमी अभय के जीवन का एक भाग था, और मेरी जानकारी के बिना ही मेरे भी जीवन का एक भाग था। मैं एक बात के लिए तो अभय की आभारी थी कि उसने अपने और रॉबी के प्रेम संबंध को मुझसे और सबसे छुपा कर ही रखा था। अगर मुझे उसके जीवन काल में मालूम चल जाता तो मैं उसको कभी माफ नहीं करती, और ना ही मैं कभी रॉबी से मिलने की कोशिश करती। जब मैंने रॉबी की फोटो दीदी को दिखाई तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, बहुत ही सुंदर लड़का है ये तो। मुझे दीदी की बात अच्छी नहीं लगी। शायद दीदी ने मेरे मन की बात पढ़ ली और बोली, छोड़ो भी शर्मिला, तुम इस आदमी को अब 2 बार मिल चुकी हो। क्या तुम उसको दोषी मानती हो? क्या तुम्हारे मन में उसके विरोध में कुछ है? मुझे तो ये एक बहुत ही भला इंसान लगता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो तुमसे बार बार क्यों मिलता और सब कुछ क्यों बताता? मैं नहीं जानती दीदी, मैं नहीं जानती कि गलती किसकी है, लेकिन मेरे मन में अब रॉबी के लिए कोई बुरी भावना नहीं है। वो सच में ही एक अच्छा इंसान है। लेकिन फिर भी शर्मिला, किसी को दोषी मानने की कोई जरूरत नहीं है। अब ना तो अभय, ना ही रॉबी और ना ही तुम। जो हो गया वो भाग्य में लिखा था, और यही जीवन है। जीवन हमेशा ही अनिश्चित होता है। कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए।
तुम साबित क्या करना चाहती हो? मैं कुछ भी साबित नहीं करना चाहती हूँ दीदी। कुछ दिन और बीत गए। इस बार मैंने ही रॉबी को फोन किया और उससे मिलने की इच्छा जाहिर की। इस बार मेरा गर्व मेरे रास्ते में नहीं था और ना ही मैं गुस्से में थी, पहली दोनों बार की तरह। फिर एक शाम को हम दोनों एक बगीचे में मिले। वो एक पार्क था। जब मैं वहां पहुंची, रॉबी एक बेंच पर बैठा सामने खेलते हुए कुछ बच्चों को देख रहा था। वो खुश दिख रहा था। उन बच्चों को देखकर शायद उसको कुछ याद आ रहा था या फिर कोई याद आ रहा था। मैं उसकी एल्बम उसको देखकर कहा, बहुत अच्छी तस्वीरें हैं, अच्छे डिजाइन हैं, तुम्हारा शुक्रिया। मैंने उसके साथ ही बेंच पर बैठे बैठे कहा, आज मौसम बहुत अच्छा है। हाँ, ये जगह भी बहुत अच्छी है, हम यहाँ आया करते थे। अभय को यहाँ बैठकर मुझसे बातें करना अच्छा लगता था। हम यहाँ घंटों बैठे रहते थे। मुझे तो कभी नहीं मालूम था कि अभय को ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह भी अच्छी लगती थी। मैंने कहा, हाँ, लेकिन वो वही करता था जो मुझे या तुमको अच्छा लगता था। और तुम? मैं भी वही सब कुछ करता था जो अभय को अच्छा लगता था। क्या वो मुझसे कुछ और चाहता था रॉबी? वो सड़कों पर घूमता था मेरे साथ। हम सड़क के किनारे ठेले के पास खड़े होकर चाट खाते थे। हम साथ साथ फिल्में देखते थे। बच्चों के साथ मैदान में क्रिकेट खेलते थे। पार्कों में और बाजारों में खूब घूमते थे। मैं उसकी जीवन साथी थी, उसकी पत्नी थी। वो ये सब कुछ मेरे साथ भी तो कर सकता था। मैंने थोड़े गुस्से से कहा, वो तुमसे प्यार करता था और वो वही सब कुछ करता था जो तुमको अच्छा लगता था और अपने मन की इच्छाओं को अंदर ही दबा लेता था। वो हर हाल में तुम्हारी तरह ही ढल जाता था, तुमको खुश देखने के लिए। रॉबी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मैंने कहा, और क्या वो तुमको प्यार नहीं करता था? मैं ये नहीं जानता, क्योंकि उसने मुझसे कभी नहीं कहा कि वो मुझे प्यार करता था। उस दिन घर वापस जाते हुए मुझे लग रहा था कि मैंने उस दिन एक नया ही रॉबी देखा था। वो इतना ईमानदार था कि मुझे उसके मन की शुद्धता के कारण मुझे उससे ईर्ष्या होने लगी। अब मैं रॉबी को जान गई थी। मुझे उससे मिलकर खुशी हुई थी। उस रात को मैं घर पहुंचकर बहुत खुश थी। मैंने पूरे मजे लेकर खाना खाया और फिर रात को बहुत ही मीठी नींद ली कई दिनों के बाद। हर हफ्ते मेरी और रॉबी की मुलाकातें बढ़ती गई। हर बार मुझे एक नया रॉबी मिलता था और एक नया अभय भी मिल जाता था। जिस अभय को मैं 18 वर्ष से जानती थी, वो तो बिल्कुल ही फर्क था। मेरा अभय बिल्कुल सीधा साधा, बहुत प्यार करने वाला, शांत स्वभाव का, मेरी बात मानने वाला पति था। लेकिन रॉबी का अभय जीवंत, हंसने खेलने वाला एक अलग ही इंसान था। रॉबी का अभय जीवन से भरा हुआ था। मेरा अभय वैसा ही था जैसा मैंने उसको बना दिया था। मुझे लगने लगा कि रॉबी के माध्यम से ही मैंने सच में अभय को जाना था। मैंने रॉबी को भी जान लिया था और उस दौरान मैंने खुद को भी एक बार फिर से खोज लिया था। मुझे याद आने लगा कि अभय चाहता था कि मैं पीएचडी करूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। वो चाहता था कि मैं हमेशा ही नीले कपड़े पहनूं, लेकिन मैं नहीं मानती थी। मैंने घर को भी अपनी इच्छा से ही सजाया था। हर निर्णय मैं ही लेती थी और मैं अभय को मेरे निर्णय को मानने को मजबूर कर देती थी। हम घूमने भी सिर्फ उन जगहों पर जाते थे जहां मैं जाना चाहती थी। मैंने इतने वर्षों में कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की थी कि वास्तव में अभय क्या चाहता था। मैं खुश थी कि रॉबी ने मुझे मुझसे ही मिलवा दिया था। मैं रॉबी से मिलकर भी खुश थी। मैं उसको अपना नया दोस्त मानने लगी थी, लेकिन हमारी दोस्ती सिर्फ अभय के कारण ही थी। कुछ ही दिनों में मैं और रॉबी हर शाम को ही साथ साथ टहलने लगे। हम आइसक्रीम खाने लगे, साथ साथ कॉफी पीने लगे। हम दोनों ने खुलकर एक दूसरे के घर में आना जाना शुरू कर दिया। एक बार दीदी ने भी हम दोनों को उनके घर पर आमंत्रित किया। दीदी ने खाने की प्लेटें हमारे सामने रखते हुए रॉबी से कहा था, आशा करती हूँ कि तुमको खाना अच्छा लगेगा। मैंने कहा, दीदी आज खास क्या पका है? मैं तो भूख से मरी जा रही हूँ।
तुम्हारी मनपसंद चिकन बिरयानी है और साथ में नान और मटन करी भी है। और अभी तुम्हारे लिए खास तौर पर मैंने गोभी के पराठे और सफेद मक्खन तैयार किया है। एक दिन जब मैं रॉबी के घर पर चार्ल्स डिकेंस की किताबों का संग्रह लेने गई तो मैंने देखा कि उसने गुलाबी स्वेटर पहन रखा था। वो स्वेटर तो मैंने ही अभय के लिए बनाया था। मुझे रॉबी को उस स्वेटर को पहने देखकर खुशी हुई क्योंकि वो उस पर खूब जच रहा था। तभी रॉबी ने कहा, अभय एक दिन ये स्वेटर मेरे घर में ही भूल गया था और तब से ये अब तक यहीं है। इसको पहनकर मुझे लगता है कि अभय कहीं आसपास ही है। मैं भी उस स्वेटर को छूकर अभय का आभास पाना चाहती थी, लेकिन तभी रॉबी खिड़की बंद करने के लिए मुझसे दूर चला गया। एक हफ्ते के बाद मुझे रॉबी ने बताया कि वो 4 वर्षों के लिए कनाडा जा रहा था, एक बड़ी कंपनी के साथ काम करने के लिए। मैं ये सुनकर ही उदास हो गई। मैंने दीदी को बताया तो उन्होंने तुरंत ही कहा, शायद तुमको रॉबी अच्छा लगने लगा था। मैंने कुछ नहीं कहा। आखिर वो कनाडा चला गया। मैं एक बार फिर से अकेली हो गई और अपना पूरा समय कॉलेज को ही देने लगी। मैं कभी कभी फोन पर रॉबी से बात कर लेती थी। करीब 1 वर्ष के बाद दीदी ने एक दिन मुझे फोन पर कहा, कल रॉबी वापस आ रहा है। लेकिन वो तो 4 वर्षों के बाद आने वाला था। तुम्हारे लिए आ रहा है। मेरे लिए? लेकिन क्यों? तुम नहीं चाहती कि वो वापस आ जाए? दीदी, लेकिन उसका कनाडा में काम, वो सब कुछ छोड़कर आ रहा है सिर्फ तेरे लिए। शर्मिला, मैं समझी नहीं। वो तुझसे शादी करके तुझे भी अपने साथ कनाडा ले जाना चाहता है। पागल हो गई हो दीदी। वो मुझसे 7 साल छोटा है। सोचकर देखना, तुम दोनों ही अभय को प्यार करते थे और अगर तुम दोनों एक हो जाओगे तो जीवन और भी खूबसूरत हो जाएगा। उसने मुझसे कहा कि उसको आज रात को ही फोन पर बता दो। बोला, अब तुम क्या कहती हो? मैंने कुछ सोचकर कहा, अब मैं क्या कहूं? हाँ, ये ठीक है कि वो अभय के बाद दूसरा मर्द है जो मुझे अच्छा लगता है। अगली शाम को मैं और दीदी एयरपोर्ट के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। मैं जानती थी कि रॉबी के साथ से ही मैं अभय के और भी नजदीक होने वाली थी, लेकिन मैं बहुत खुश थी। बहुत बहुत शुक्रिया।